facilitator, Mr. Neeraj Towar ji, and coordinator, Mr. Pradeep Sharma ji. Now project information, project start date, 9 September 2025, project number 12, meeting date time, Every Monday, 3 to 4 p.m. Area, injection molding, attendance, 100%. Now customer, Maruti Car India Limited. अब मैं आपको हमारी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में इंट्रोड्यूस कराता हूँ। हमारी कंपनी इंजेक्शन मोल्डिंग के द्वारा प्लास्टिक के पार्ट बनाती है और साथ ही साथ उन्हें असेंबल भी करती है। इसके बाद हमारी टीम शॉप फ्लोर पे गई और आने वाली सारी समस्याओं को लिस्ट आउट किया। हमने उन समस्याओं को एबीसी कैटेगरी में डिवाइड किया, जिसमें हमने देखा ए कैटेगरी में 16, बी कैटेगरी में 15 और सी कैटेगरी में 9 समस्या निकल कर सामने आई। उसके बाद हमने ए कैटेगरी की सभी समस्याओं को लिस्ट आउट किया है और पोस्ट पर आधार मानकर हमने अपने प्रोजेक्ट का चयन किया है, जिसमें बेस रूप फेल रिजेक्शन सबसे ज्यादा हो रहा था। इसलिए हमारी टीम ने इस पे काम करने का निर्णय लिया। अब हम रिजेक्शन से होने वाले प्रभाव को भी समझ लेते हैं। क्वालिटी डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगा, सेफ्टी डिक्रीज होगी। बेस रूप फेल में किस डिफेक्ट का कितना कंट्रीब्यूशन है, ये जानने के लिए हमारी टीम ने पैरामीटर एनालिसिस किया, जहां हमने पाया कि बारपेज की समस्या लगभग 80% कंट्रीब्यूट कर रही है। अतः हमारी टीम ने इसी पे कार्य करने का डिसीजन लिया। इस प्रकार से हमारे सब्जेक्ट का टाइटल बना कि हम बेस रूप फेल में हमारे रिजेक्शन को कम करेंगे। हमने अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए बनाया एक्टिविटी प्लान। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज का दौर हार्ड वर्क का नहीं, स्मार्ट वर्क का है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी टीम ने अपने टारगेट को भी कुछ स्मार्ट तरीके से किया है, जिसमें एस फॉर स्पेसिफिक, मीडियम, ए फॉर अचीवेबल, आर फॉर रियलिस्टिक, टी फॉर टाइम बाउंड। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारा जो रिएक्शन टीपीएफ 83828 चल रहा था, उसको जीरो पे लाने का लक्ष्य निर्धारित किया। जी हाँ, अब मैं आपको बेस रूप रेल की एप्लीकेशन के बारे में बताता हूँ। बेस रूप रेल इंजेक्शन मोल्डिंग द्वारा बनाया गया एक प्लास्टिक का पार्ट है, जिसमें कुछ पीओपी लगाकर फाइनल असेंबली के लिए तैयार किया जाता है और होंडा कार द्वारा बनाई गई एलिवेट की आउटर रूम पर इसको असेंबल किया जाता है। अब हम इसके फंक्शन को समझ लेते हैं। यह हवा के प्रतिरोध को कम करता है और कार को डेकोरेट करता है। हमारी प्रॉब्लम थी वार्पेज, जैसा कि आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं। अगर हमारे कंपोनेंट में वार्पेज की प्रॉब्लम रहेगी तो वेपर में फिटनेस नहीं होगा। अब हम इंजेक्शन मोल्डिंग के प्रोसेस को फ्लो को समझ लेते हैं। सबसे पहले पीपीसी से प्लांट मिलता है, उसके बाद स्टोर से रॉ मटेरियल इशू कराते हैं, उसके बाद हम अनलोडिंग करते हैं, उसके बाद हम पैरामीटर सेट करते हैं, क्वालिटी को एफपीओ ऊपर कर देते उसके हैं। बाद हम पार्ट में क्लिप और कॉलर असेंबली करके क्वालिटी को पार्ट इंस्पेक्शन के लिए दे देते हैं। इंस्पेक्शन के बाद पार्ट को हम एफजी में मूव कर देते हैं। हमारा क्राइटेरिया है पार्ट इंस्पेक्शन। उसके बाद हमारी टीम ने डाटा का एनालाइज करना शुरू किया और हमने पाया कि प्रोडक्शन नो सीक्रेट वेरिएशन, पीपीएम नो सीक्रेट वेरिएशन, डाटा नो सीक्रेट वेरिएशन, मशीन साइकिल है नो सीक्रेट वेरिएशन, रिएक्शन पीपीएम नो सीक्रेट वेरिएशन, मशीन डाउन नो सीक्रेट वेरिएशन। वारपेज की समस्या को और गहराई से जानने के लिए हमने बनाया फिशबोन डायग्राम, और हमने देखा मेटल में 2 कोर, फ्लैट में 4 कोर, मेटल में 4 कोर, और मशीन में 6 कोर। उसके बाद हमने अपने सभी सब कॉइल्स को एक एक करके वैलिडेशन करना स्टार्ट किया और जो हमारी प्रोसेस को प्रभावित कर रहे थे उनको वैलिड और जो हमारी प्रोसेस को प्रभावित नहीं कर रहे थे उनको इनवैलिड में दर्शाया। सब कोर्स नंबर 1 ऑपरेटर और विंडोज को चेक करने के लिए हमने स्किल मैट्रिक्स का प्रयोग किया। आपको भी आया कि सभी ऑपरेटर स्किल्ड है, सो दिस कॉज इट इनवैलिड। सब कोर्स नंबर 4 फटीग का वैलिडेशन करने के लिए हमने ऑपरेटर से डिस्कस किया। जब हमने पाया कि इसमें फटीग की कोई समस्या नहीं है, सो दिस कॉज इट इनवैलिड। सपोज नंबर 1 नोजल ब्लॉकेज का वैलिडेशन करने के लिए हमारी टीम मशीन पर गई और मशीन के नोजल को चेक किया तो वहां में मेटल लीकेज और नोजल ब्लॉकेज जैसा कोई कंसर्न नहीं मिला, सो दिस कॉज इज इनवैलिड। सब कोर्स नंबर 14 का वैलिडेशन करने के लिए हमारी टीम मशीन पर गई और वहां जाके देखा कि जैसे जैसे हमारा ऑपरेटर पार्ट को कूलिंग पिक्चर में लगाने में डिले करता है, वैसे वैसे हमारे पार्ट में वार्पेज का कंसर्न बढ़ता जाता है, सो दिस कॉज इज वैलिड। और इसी प्रकार से हमने अपने अन्य सभी कॉजेस का वैलिड और इनवैलिड किया। समस्या का हमें पता चल गया। समस्या की जड़ तक जाने के लिए हमारी टीम ने क्वालिटी सर्किल की महत्वपूर्ण टेक्निक वाइव एनालिसिस का सहारा लिया, जिसमें हमारा पहला वाला टूल था। हमारे पास टाइम से कूलिंग पिक्चर में नहीं लग रहा था। कूलिंग पिक्चर पे क्यों नहीं लग रहा था? क्योंकि पार्ट को पिक्चर पे लगाने में डिले हो रहा था। डिले क्यों हो रहा था? क्योंकि ऑपरेटर को पार्ट में रिवर करना पड़ रहा था। रिवर क्यों करना पड़ रहा था? कूलिंग पिक्चर में लगाने से पहले पार्ट में रिवर करना पड़ रहा था। रिवर करना क्यों पड़ रहा था? क्योंकि हमारा जो एग्जिस्टिंग प्रोसेस डिजाइन था उसकी वजह से डिले हो रहा था। उससे क्या समस्या आ रही थी? इससे समस्या थी कि हमारा प्रोसेस के अनुसार पहले पार्ट रिवर होता था, उसके बाद कूलिंग पिक्चर में लग रहा था। क्या ही निकला हमारा रूट पर? जी हाँ। उसके बाद हमने रूट कॉज को सत्यापित करने के लिए डाटा का एनालिसिस किया और जिसमें हमने पाया कि जैसे जैसे हमारा ऑपरेटर पार्ट को पिक्चर पे लगाने में डिले कर रहा है, वैसे वैसे पार्ट में जो वार्पेज की समस्या बढ़ती जा रही है। अपनी समस्या को दूर करने के लिए हमारी टीम ने यहाँ पे सुझाव डेवलप किया है, जिसमें हमारा रूट कॉज का ऑपरेटर को कूलिंग पिक्चर में लगाने से पहले पार्ट को रिवर करना पड़ रहा था। उसके लिए हमारी टीम ने 3 सुझाव दिए, जिसमें पहला क्यों ना हम पार्ट को बिना रिवर के पिक्चर पे लगाएं। एडवांटेज, जी हाँ, ऐसा हम कर सकते हैं। ऐसा करने से हमारा पार्ट कूलिंग पिक्चर में टाइम नहीं लगेगा। डिसएडवांटेज, नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते। हमारा पार्ट बिना कोई कटिंग के पिक्चर में लगाना पॉसिबल नहीं है। सजेशन रिजेक्टेड। दूसरा क्या हम नेक्स्ट मैन बॉडी पुट कर सकते हैं? एडवांटेज, जी हाँ, ऐसा भी हम कर सकते हैं। ऐसा करने से भी हमारा पार्ट कूलिंग पिक्चर में और टाइम नहीं लगेगा। डिसएडवांटेज, नहीं, ऐसा भी हम नहीं कर
काउंटर मेजर 1 में जैसा कि आप बिफोर की पिक्चर में देख रहे हैं, पहले हमारा ऑपरेटर पार्ट को निकालता था, गेट कटिंग करता था, गेट कटिंग करने के बाद पार्ट को रिवर्स करता था, रिवर्स के बाद पार्ट को पिक्चर में लगाता था, जिसमें हमारा 90 सेकंड का टाइम लग जा रहा था। अभी आफ्टर की पिक्चर में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी हमारा ऑपरेटर पार्ट को निकालता है और गेट कटिंग करने के बाद ये पार्ट को पिक्चर में लगाता है। अब हमारा पार्ट 30 सेकंड के अंदर पिक्चर में लग जाता है। साथ ही साथ जब हमने इसका ट्रायल किया था, जो हमारा वार्पेज का पर डे 32 पार्ट रिजेक्ट हो रहा था, वो घट के 4 हुआ। सो दिस ट्रायल इज सक्सेसफुल। सभी सुझाव को लगाने के बाद हमने अपने परफॉर्मेंस को चेक किया, पाया कि हमारा रिजेक्शन 83,828 से घटकर 10,560 हुआ है। यह कब हुआ है? देखिए अपने टारगेट को अचीव नहीं किया, सो यहाँ पे हमारी टीम हताश हुई। हिम्मत ना हार मेरे दोस्त, हिम्मत ना हार मेरे दोस्त, अभी दूर तक जाना जो है। कहते थे तुमसे कुछ भी नहीं होगा, जो कहते थे तुमसे कुछ भी नहीं होगा, उन्हें भी बहुत कुछ करके दिखाना है। इसी मंत्र के साथ हमारी टीम ने दोबारा से ब्रेनस्टॉर्मिंग की और अपनी सीएफपी टीम से डिस्कस करने के बाद 4 सॉल्यूशन निकाले, जिसमें से 2 को रिजेक्ट और 2 को एक्सेप्ट किया। सॉल्यूशन नंबर 3 में जैसा कि आप बिफोर की पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये हमारे कूलिंग पिक्चर का टॉप व्यू और साइड व्यू जो यहाँ पे दर्शाया गया है। हमने इन्हीं पिक्चरों का मेजरमेंट लिया और इसकी डायमेंशन लिया और इसके डिजाइन को एचडी किया, और जैसे आफ्टर की पिक्चर में ट्रॉली देख पा रहे हैं, उन्हें ट्रॉली में हमने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। अरे भाई, ये पिक्चर को इम्प्लीमेंट करने से ट्रॉली फायदा क्या हुआ? हमें इससे बहुत सारे फायदे हुए, जैसे कि हमने अपने ऑपरेटर की मूवमेंट को रिड्यूस किया, हमने अपने कूलिंग पिक्चर रखने वाले स्पेस को सेव किया, हमने अपने पार्ट को कूलिंग के लिए लॉन्ग समय तक रख सकते हैं, और हमने अपने बारपेज की समस्या को जड़ से खत्म किया। इसके बाद जब हमने अपनी परफॉर्मेंस को चेक किया था, जो वार्पेज में हमारा पर डे 32 पार्ट रिजेक्ट हो रहा था, वो घट के 0 हुआ और हमारी समस्या जड़ से खत्म हो गई। जैसा कि इसके माध्यम से हम देख पा रहे हैं, हमने कम्युनिकेशन का डिजाइन किया, जिसे हम मैनुअली एडजस्टेबल और पार्ट की प्रोफाइल के हिसाब से देख सकते हैं, और 3D व्यू के माध्यम से हम देख पा रहे हैं पार्ट को रखने के बाद ट्रॉली ऑटोमेटिक काउंट हो रही है। WI कूलिंग पिक्चर को WI की ट्रॉली में कन्वर्ट करने के बाद हमारी टीम ने अपनी परफॉर्मेंस को चेक किया और 30 पार्ट को गाड़ी की रूट पर लगाकर उसका डाटा लिया, तो हमने देखा कि हमारा एक भी पार्ट वार्पेज का नहीं मिला। मानसू जी, ये तो या करेंसी बात, डिटेक्शन के लिए क्या किया? डिटेक्शन के लिए हमारी टीम ने सजेशन दिया, क्यों ना हम अपने असेंबली एसपीएम में बारपेज की समस्या के लिए एक सेंसर लगा दें। जैसे कि बिफोर पिक्चर के माध्यम से हम देख पा रहे हैं कि हमारी जो एक कॉलर और निकलेव असेंबली का नॉर्मल एसपीएम हुआ करता था, इसमें कोई भी बारपेज की समस्या के लिए डिटेक्शन नहीं था। अब हमने अपने कॉलर और निकलेव असेंबली एसपीएम में बारपेज की समस्या के लिए 4 सेंसर लगा दिए, जो खुद में एक फोकस में है। जैसा कि वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं, ये हमारा असेंबली एसपीएम है। हमने इसमें सेंसर प्रोवाइड किया है, जो कि वार्पेज को डिटेक्शन को पकड़ सकता है, और वार्पेज की स्थिति को जानने के लिए हमने सीएफटी टीम के माध्यम से होल्ड का फ्लो का एनालिसिस किया, और इसी के अनुसार हमने WI की ट्रॉली में भी इंप्लीमेंट किया है। अपनी हमारे द्वारा लगाए गए सभी सजेशन फ्यूचर में सुचारू रूप से काम करते रहे, इसके लिए हमने सही सुझाव को इंस्टॉलेशन किया है, हमने FME अपडेट किया है, हमने परसेंट अपडेट की, अपनी टेक्सट अपडेट की। बात करें अगर हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट की, तो हमने इसको अपने चैनल यूनिट में शेयर किया है, और साथ ही साथ हमने मदरसन की KMS साइट पर इसको अपलोड किया है। सारे सुझाव को लगाने के बाद जब हमने अपने टारगेट को दोबारा शुरू किया, तो हमने यहाँ पे देखा जो हमारा PPM 83,828 था, वो घटकर 0 हो गया। यहाँ पर हमारी टीम ने अपने टारगेट को 100% अचीव किया। जैसा कि लाइन ग्राफ के माध्यम से हम देख पा रहे हैं, क्वालिटी सर्कल के पहले, क्वालिटी सर्कल के दौरान और क्वालिटी सर्कल के बाद लाइन ग्राफ के माध्यम से दर्शाया गया है, और हम इसको नियंत्रण मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। ये हमारा बात का एक्टिविटी प्लान है, हमने सारी स्टेप समय से पूरी की। क्वालिटी सर्कल को पूरा करने से हमें 2 प्रकार का लाभ हुआ है। बात करते हैं टेंजिबल बेनिफिट की, तो हमने 27,75,169 रुपए की एनुअल सेविंग किया है। अरे पवन सर, ये तो ही बचत की बात, हमने कुछ खर्चे भी तो किए होंगे। हाँ, हमने इसमें 1,80,325 रुपए का खर्चा भी किया है, जो कि 24 दिन की ROI है। अगर इसको माइनस करके देखते हैं तो हमारा नेट सेविंग है 25,843 रुपए की शुद्ध एनुअल सेविंग होती है, जिसको हमने फाइनेंस डिपार्टमेंट से वेरीफाई भी कराया है। एंड टेंजिबल की बात करें तो क्वालिटी इंप्रूव हुई है, कॉस्ट रिड्यूस हुई, EBITDA में improve हुआ, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई, हमारा रिजेक्शन कम होने से हमारी मनी मजबूत हुए, और हमारी टीम को सेव भी किया है। और अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए हमने क्वालिटी सर्कल के कुछ टूल और टेक्निक भी यूज किए हैं, जैसे कि ब्रेनस्टॉर्मिंग, ABC एनालिसिस, 5W1H, चेक, लाइन ग्राफ, पॉजिटिव इफेक्ट डायग्राम इत्यादि हमारे टीम के अचीवमेंट को यहाँ पे दिखाया गया है। ये हमारे क्वालिटी सर्कल के कुछ की पॉइंट है। हर रिएक्शन को जानने के लिए हमने रैंकिंग मेथड का सहारा लिया। वार्पेज की समस्या को 100% खत्म करने के लिए हमने उचित टारगेट का सिलेक्शन किया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, क्वालिटी सर्कल एक कंटिन्यू चलने वाली जर्नी है। उसी को ध्यान रखते हुए हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है हाई कंजर्वेशन इन इंजेक्शन मोल्डिंग। आपके बहुमूल्य प्रश्न और सादर आमंत्रित है। धन्यवाद।
वेरी बेसिक क्वालिटी क्या होता है, कैसे किस चीज़ को हम क्वालिटी बोलते हैं? हमारे स्टैंडर्ड और इसके बीच में जो वेरिएशन आता है क्वालिटी कोई बोलते हैं क्वालिटी इज कस्टमर रिक्वायरमेंट। Thank you. Good presentation. One question that why this is used on the rework requirement. And why rework requirement? That answer was not found in that requirement. Can you answer that? Why rework requirement? लीवर क्या है वो मशीन से पार्ट को निकालते हैं, उसमें गेट पॉइंट आते हैं, उसको हम काट के फिर उसके बाद जो गेट पॉइंट बनता है उसको हम एयर वेंट को क्लीन करते हैं, उसको हमने प्रोसेस एलिमिनेट किया। प्रोसेस बाद में किया Offline किया. Okay. So that means that is part of process. उसको आपने डिवाइड किया और offline उसको offline. How many manpower increases in that offline activity? पहले हम मशीन पे 2 मैनपोल लगाते थे, जो एक गेट पॉइंट काटता था उसके बाद वो पार्ट फिल करता, वो हमने ऑफलाइन कर दिया स्टेशन, तो वो मैनपोल हमने ऑफलाइन लगा। Okay. So for that particular 2 manpower separate out कर दिया. So these blueprints are normally the big length and as you explained molding parts are normally the workbench issues are. Is the first time in this model this workbench? नहीं सर, ये बेसिकली क्या मोड डिज़ाइन हो रहा था, तो हमने मोड डिज़ाइन में भी ये चीज़ प्रॉब्लम देखी थी, तो उसके लिए हमने कूलिंग फिक्चर बनाया था। कूलिंग फिक्चर में क्या वेरिएशन आ रहा था जो ऑपरेटर को लगाने के लिए, फिर उसको हमने कन्वर्ट किया एमजी में। Cooling is basic requirement normally with this type of parts. Cooling is the requirement. तो उसके लिए हमने ट्रॉली में इम्प्लीमेंट कर दिया, उसको हमने अब ट्रॉली में दिया तो लॉन्ग टाइम कर दिया। So other models also the cooling is required. How earlier we were doing that. This time हमने इसको cooling fixer और ट्रॉली में कन्वर्ट करके ना सॉल्यूशन निकाला। Previous models में कैसे होता था ये? सेम अदर पहली बार मिला है साले। सर इतना 2.5 किलोमीटर तक वाट आने के पड़ता है, तो ये हमारे लिए चैलेंजिंग भी था स्टार्टिंग में लर्निंग के लिए। तो ये हाईएस्ट लेंथ का पार्ट था। यस सर। हाई लेंथ। Okay, thank you very much.